हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है डीकंस्ट्रक्शन पर। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है वो है डीकंस्ट्रक्शन और जेकब्स डेरिडा पर। गाइस, जेकब्स डेरिडा एक फेमस स्ट्रक्चरलिस्ट पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है। ठीक है, और डीकंस्ट्रक्टिलिस्ट है। तो आज का जो वीडियो है इसी पे बेस्ड है। तो गाइस, आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस मैं चाहूंगी आप इस सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी गाइस किसी भी तरह की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं गाइस, अराउंड मैंने 100+ वीडियोस डाले हुए हैं मेरे चैनल पर, वो सब आप देख सकते हैं गाइस। वो सारे पेपर ओरिएंटेड हैं, सारे मतलब एग्जाम से रिलेटेड हैं, सारी स्ट्रेटजीज हैं, इंपॉर्टेंट राइटर्स कैसे करने हैं, क्रोनोलॉजी कैसे करनी है आपको। और गाइस, जैसे कि मैंने रिसेंटली अभी यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। तो गाइस, मेरी पर्सनल एक्सपर्टीज भी मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे एग्जाम क्वालिफाई किया, मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैंने कैसे पढ़ा, किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया। और अभी टाइम अगर इतना कम है आपके पास तो आपको किस तरह से किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करनी है गाइस। तो आई होप गाइस आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा गाइस। ठीक है गाइस। और गाइस, मैं अपने हैंड रिटन नोट शेयर कर रही हूँ ये। तो मेरा टेलीग्राम पे चैनल भी इसी नाम से यस टू लिटरेचर, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारे जितने भी मेरे वीडियोस हैं अलोंग विद पीडीएफ हैंड रिटन वो आपको अवेलेबल हो जाएगी गाइस। चलिए गाइस, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो गाइस, डीकंस्ट्रक्शन। तो गाइस, पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी किसी चीज को बनाना। तो डीकंस्ट्रक्शन का मतलब हो उसे तोड़ना। ठीक है। तो जो डीकंस्ट्रक्शन की जो थियरी थे वो थे जैसे कि जेकब्स डेरिडा गाइस। ठीक है। तो जेकब्स डेरिडा एक सबसे पहले तो जूस थे गाइस। ठीक है। वो जू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो गाइस, उन्होंने अपने यूरोप में, अपने कंट्री में बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। तो उन्होंने रियलाइज किया कि जो यूरोपियंस थे या जो ब्रिटिशर्स थे, वो मतलब अपने आप को सुपीरियर, अपनी रेस को सुपीरियर मानते हैं, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करवाते हैं। ठीक है। और अदर रेस को वो इंफीरियर मानते हैं। तो इसीलिए गाइस, जो कंस्ट्रक्शन हो चुका था पहले, उसको उन्होंने कहा डीकंस्ट्रक्शन करो। मतलब हर चीज को दोबारा रिवाइज करो, रीराइट करो। जैसे कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स पहले गिवन थे, जितने भी सारे फॉर्मूलाज एंड ऑल थे, उन्हें दोबारा से रीराइट करो, स्ट्रेटजीज को रीस्ट्रेटेजाइज करो। ठीक है। क्योंकि वो केवल एक पर्टिकुलर जोनरा, पर्टिकुलर रेस को टारगेट थे। उन्हीं के बेनिफिट्स को अ, उन्हीं के बेनिफिट्स के लिए बनाए गए थे। बाकी जितनी भी रेसेस थी, बाकी जितने भी लोग थे, उनके अगेंस्ट थे वो। ठीक है। तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन था, समहाउ पार्शियलिटी फील हुई उन्हें। तो इसीलिए गाइस, उन्होंने कहा कि डीकंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्लोज रीडिंग करो किसकी, टेक्स्ट की। कि मतलब जो भी आप वर्क पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, और उसमें जो लिखा हुआ है गाइस वो सुपरफिशियल वे में ही ना पढ़कर उसके अंदर का जो हिडन मीनिंग है वो भी समझने की कोशिश करें। कि मतलब जो भी लिखा हुआ है उसमें क्या, मतलब किस रेस को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, किस रेस के बारे में ज़्यादा लिखा गया है, किसे नेग्लेक्ट किया गया है, और जिसे नेग्लेक्ट किया गया है उसे क्यों नेग्लेक्ट किया गया है। तो मतलब जिन कॉर्नर्स को, जिन रेफरेंसेस को आज तक लिटरेचर में इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी, हमें उनको भी समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि वो यही तो कहना चाह रहे हैं ना कि एक पर्टिकुलर रेस ने अपने आप को सुपीरियर बताया है, उसी को ज़्यादा क्वालिफाई किया है, उसे ज़्यादा डिनोट किया है। ठीक है। लेकिन जो रह गए हैं वो समहाउ अपने आप को डिमोरलाइज फील करते हैं। तो उनको भी हिस्ट्री में एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए, पोजीशन मिलनी चाहिए। ठीक है। तो गाइस, डेरिडा बोरोड दिस टर्म फ्रॉम मार्टिन हिडिगर। मार्टिन हिडिगर गाइस एक फेमस थियरिस्ट थे। ठीक है। डेरिडा इज अ फेमस थियरिस्ट और फिलोसफर ऑफ 20th century. He supports reader response theory also. Guys, जेकब्स डेरिडा इज अ फेमस थियरी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, इन्होंने पब्लिश की थी 1960 में। ठीक है। ही इज अ जूस वेस्टर्नर। नाउ, लैंग्वेज हैज ओपन इंटरप्रिटेशन। अब इनके अकॉर्डिंग गाइस क्या था कि जो हम कोई भी वर्क पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो एक पर्टिकुलर हम पढ़ते आए हैं या फिर जो गिवन मीनिंग है उसका उसका वही मीनिंग हो। एक जैसे कि गाइस, कोई भी अगर ऐसे है या फिर कोई भी वर्क है, तो जितने भी रीडर्स उसको पढ़ेंगे उनका सबका पढ़ने का तरीका अलग होगा। इंटेलेक्चुअल माइंड के अकॉर्डिंग वो उसको इंटरप्रेट अलग अलग कर पाएंगे।
ठीक है। तो उन्होंने कहा लैंग्वेज एक स्पेसिफिक मीनिंग ना होकर ओपन इंटरप्रिटेशन होता है, इसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, और इवन एक व्यक्ति भी अगर उसे बार बार पढ़ेगा तो उसे कुछ नया ही नजर आएगा उसमें। ठीक है। ही कॉन्ट्रडिक्टिव विद फर्डिनेंड दे सशोर, जो कि गए कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, लिंग्विस्ट थे। ठीक है, मैंने अर्लियर उसको कवर किया, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वो जाके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है। तो फर्डिनेंड दे सशोर जो कहते थे गाइस, ये उनसे जस्ट अपोजिट कहते थे। उन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पब्लिश की, तो उन्होंने डीकंस्ट्रक्टिविस्ट, मतलब जो भी उन्होंने कहा उसका जस्ट उलट की समझ लीजिए। ठीक है। आइडिया दैट एवरी वर्ड हैज फिक्स्ड मीनिंग, उन्होंने साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, ये सब कोई टर्म्स कोइन की। तो उन्होंने कहा कि कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता, हर किसी के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग बदलता रहता है। ठीक है। एक लैंग्वेज में वो कुछ और कहते हैं, लेकिन हो सकता है उस अदर लैंग्वेज में उसका कोई और मीनिंग हो। मैंने आप बताया भी है, जैसे सोना। अब सोने की बात करें तो सोना हिंदी में देख लीजिए आप, एक सोने का मतलब होता है सोना यानी स्लीप, और एक सोने का मतलब होता है गोल्ड। ये तो हिंदी की बात हुई। अब हम इंग्लिश में आ जाते हैं, जैसे गोल्डी। तो गोल्डी एक नेम भी हो सकता है किसी का। ठीक है। और एक गोल्डी का मतलब होता है कोई भी सुनहरी चमकती हुई चीज, तो हम उसे बोलेंगे जैसे गोल्डन गर्ल, गोल्डी बिस्किट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब जैसे रोज की बात करूं, तो रोज इंग्लिश में होता है, रोज का मतलब एक फ्लावर, रोज फ्लावर। ठीक है। बट रोज का मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं, डेली, रोज। तो इन्होंने इसलिए कहा कि अलग अलग लैंग्वेज में एक ही सेम शब्द का मीनिंग अलग हो सकता है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि लैंग्वेज इज स्पेसिफिक और फिक्स्ड। इट इट इज ओपन इंटरप्रिटेशन, इसके अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है। So we can't say that every word have fixed meaning. Derrida himself was a Jewish, so he suffered so much from European. He claimed that in hierarchy put in top only position by Englishmen, है ना, और they prefer their race superior to other race. Meaning of deconstruction break whatever earlier construct, whether it can ideology, theory or meaning. ये सब मैं गाइस आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। So Ferdinand de Saussure called structuralist, while Jacob Derrida called destructuralist or post-structuralist, deconstruct, deconstructualist or post-structuralist. ठीक है। According to Derrida, language and meaning are often become inadequate in expressing the actual idea or message. मतलब कई बार क्या होता है कि हम कितनी ही कोशिश कर लें, बट हम कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी बात करने का तरीका है, समहाउ हम प्रॉपर वर्ड्स यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। या फिर सामने वाला उन वर्ड्स को नहीं समझता, वो लैंग्वेज नहीं समझता, तो उस आइडिया को कैसे समझेगा। ठीक है। मतलब हम उसे अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे, एक तो ये होता है। और दूसरा, हम कन्वे कर भी पा रहे हैं तो सामने वाला बंदा हिंदी नहीं समझता। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, सामने वाला बंदा हिंदी नहीं समझता, तो वो कैसे समझ पाएगा मेरी आइडियोलॉजी को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ एक्चुअल में। Now, literary aspects of deconstruction, we need to find the hidden alternative meaning in the text, that is textual interpretation होता है। मतलब जैसे हम किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं, किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, तो हम सुपरफिशियल वे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसका हिडन मीनिंग, जैसे कई मेटाफिजिकल पोइट्स होते हैं, वो क्या है, डबल वे में बात करते हैं। उनका जो एक्सप्रेसिव मीनिंग होता है वो कुछ और होता है, बट उनका हिडन मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है। जैसे कि मेटाफोरिक लैंग्वेज होती है। ठीक है। वो क्या होती है, वो समटाइम्स सटायर्स करते हैं, जैसे वो सामने तो कुछ और कहते हैं लेकिन वो टारगेट किसी और को करके करते हैं। ठीक है। तो वो डबल डबल मीनिंग बात हो गई। ठीक है। तो इस तरह की लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति समझ सके, उसके लिए उसको उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग, उस लैंग्वेज की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ, तो कोई मैंने अगर कोई ईडियम यूज कर ली, मुहावरा यूज कर लिया, वो हम समझते हैं बट सामने वाला नहीं समझता। ठीक है। और अगर इंग्लिश की बात करें, तो जैसे टिट फॉर टेट सबसे इजी टर्म, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो ये इंग्लिश में समझते हैं लोग, वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। और नॉट ऑल ग्लिटर्स आर गोल्ड, तो हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। तो मतलब ये कुछ टर्म्स है जो हम हमारी लैंग्वेज में हमने पढ़ी हुई, तभी हम समझ पाएंगे। ठीक है। अननोन बंदों से नहीं समझ पाएगा।
Sajur. He also said speech is the original signifier of meaning rather than writing. अब देखो फर्डिनेंड दे सजोर और जितने भी स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो कहते थे कि स्पीच हम जो बोल रहे हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा सिग्निफाई करती चीज़ को रादर देन राइटिंग। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं तो हमारे कहने का टोन क्या है उससे हम समझ पाते हैं चीज़ों को। जैसे हम बोल रहे हैं अच्छा और हम बोले अच्छा तू मुझे बता रहा है, तो मतलब हम कैसे करते, इस तरह से क्वेश्चन मार्क हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया ये। तो इसलिए ये कहते हैं कि स्पीच ज़्यादा फोर्सफुली और इम्पैक्ट करती है माइंड पर रादर देन राइटिंग, क्योंकि राइटिंग में हम ज़्यादा अपने मीनिंग को कन्वे नहीं कर पाते हैं। तो बिकॉज वी कैन स्पीक सेम सेंटेंस विद द वेरियस टोन्स बिकॉज इट कैन एक्सेस हिडन इमोशंस। हम अपने इमोशंस भी ब्लाइंड करते हैं उसमें, ठीक है, थ्रू स्पीच, जबकि राइटिंग में ऐसा नहीं होता है। ये स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है। बाद में मैं बताऊंगी कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट में कैसे इनको कॉन्ट्रडिक्ट किया। तो स्पीच इज सुपीरियर इन्होंने कहा, बट डिकंस्ट्रक्टिव थियरी सेड दैट स्पीच एंड राइटिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब इन्होंने दोनों को इक्वल माना कि स्पीच जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट राइटिंग भी है, ठीक है। तो इन्होंने स्पीच को सुपीरियर नहीं माना, इन्होंने इक्वल बैलेंस माना दोनों को। नाउ डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस, जेकब डेरिडा ने एक टर्म कोइन की, डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस की स्पेलिंग देखिएगा, डिफरेंस की वैसे कुछ होती है ERENC होती है, बट ये डिफरेंस, ठीक है, ANC। मतलब व्हेन वी यूज द डिफरेंट वर्ड टू एक्सप्रेस द कॉमन मीनिंग लाइक हाउस, होम, विला, मेंशन, बंगलो। अब देखो ये सब क्या है, रहने की जगह है, एक एक ऐसा घर जिसमें हम रह सकते हैं, सारी एमिनिटीज होती है जिसमें, ऐसी बिल्डिंग, ठीक है। लेकिन इसके अलग अलग मीनिंग्स है। तो इसका मतलब क्या है कि कहने में जो मीनिंग एक सा लगता है वो अलग अलग मीनिंग कन्वे कर सकता है, मतलब उसके काफी सारे मीनिंग्स होते हैं। जैसे कि डिफरेंस में भी हम कह सकते हैं कि जैसे डिफरेंस, डेफर, डिफरेंस, हल्का हल्का स्लाइटली मीनिंग है बट सबके मीनिंग अलग है, ठीक है। और कॉमन मीनिंग जैसे कि अगर हाउस की बात करें तो हाउस का मतलब होता है जहाँ पर आपके परिवार रहे, जहाँ प्यार के रिश्ते हों। वो होता है नहीं, होम वो होम होता है जहाँ प्यार से रिश्ते बंधे होते हैं रिलेशंस में। हाउस केवल एक इमारत जिसमें ईंट पत्थर की इमारत होती है, जहाँ कोई इमोशंस नहीं होते, कोई रिलेशंस नहीं होते। तो इस तरह से ये अलग अलग सिग्निफाई करते हैं, ठीक है गाइस। देन हाउ अ सिंगल वन वर्ड कैन एबल टू डिस्क्राइब एवरीथिंग थ्रू द हैव सेम कॉमन फीचर बट स्टिल देयर आर ऑल डिफरेंट। जैसे एक ही मीनिंग है सिंगल वन वर्ड बट उसके अलग अलग मीनिंग्स है, ये भी हो गया अलग से डिफरेंस। Now, Derrida contradicts Saussure theory that no, nothing is fixed, every signifier leads to another new signifier. देखो अब हमने जो पहले पढ़ा फर्डिनेंड दे सजोर की में, तो उनका कहना था कि सिग्निफायर सिग्निफायर और देन सिग्निफाइड इन दोनों से मिलके साइन बनता है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि नहीं, सिग्निफायर नेक्स्ट सिग्निफायर पे जंप करता है और फिर वो नेक्स्ट सिग्निफायर पे जाता है। इस तरीके से ये जंप करता रहता है और हम सिग्निफाइड तक नहीं पहुंच पाते। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने बोला लॉयन, तो लॉयन के भी तो बहुत सारे मीनिंग है। लॉयन का मतलब हम किसी किंग को भी समझ सकते हैं, ठीक है। लॉयन का मतलब कोई ब्रेव मैन, जैसे कि कोई सोल्जर है, कोई फ्रीडम फाइटर है, हम उसे भी लॉयन बोल सकते हैं। फिर लॉयन फ्रीडम फाइटर से बात आई तो हमें नेशनलिज्म की थीम याद आ गई कि मान लीजिए लॉयन आपने बोला तो आपको एक पावरफुल पर्सन आ गया। तो पावरफुल पर्सन क्या होता है, किंग भी हो सकता है, एक सोल्जर भी हो सकता है, और एक प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। तो अब किंग की बात करेंगे तो किंग से हमें समझ में आएगा मोनार्की, मोनार्की से राजा रानी एरिस्टोक्रेसी ये सब आ जाएगी। सोल्जर की बात करेंगे तो हमें आ जाएगा कि फ्रीडम फाइटर, जो कि अपने देश से प्यार करे, जो कि जैसे बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक हो, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर से कि है ना डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में टू पीपल फॉर पीपल बाय पीपल, जैसे कि PM मोदी। तो ये जंप करता जा रहा है सिग्निफायर अनदर सिग्निफायर पर, बट सिग्निफाइड तो नहीं पहुंचा ना, कोई कॉन्सेप्ट तो डेवलप नहीं हुआ ना उससे, फ्लुएंस से, बस वो जंप करते जा रहे हैं किसी और टर्म पे। तो इनका कहना था जेकब डेरिडा का कि जो लैंग्वेज होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, वो जंप करती है अनदर टर्म पर, अनदर सिग्निफायर पे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये फिक्स है। तो इन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट की जो फर्डिनेंड दे सोशर की जो थ्योरी थी स्ट्रक्चरलिज्म की।
तो गाइस हम कह सकते हैं ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है और डीकंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है। नाउ अब गाइस इन्होंने जैसे कि जो बाइनरी का कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चरलिस्ट का, कि हर चीज एक कॉम्बिनेशन में होती है, जैसे डे होगा तो नाइट होगा, वाइट होगा तो ब्लैक होगा, गॉड होगा तो मैन होगा, गॉड यानी मतलब सुपर पावर, और मैन कॉमन मैन, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है उनका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि अगर डे इंपॉर्टेंट है तो नाइट भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि जैसे क्या हुआ था गाइस, इन्होंने जो जिन्होंने टर्म्स को, जैसे मान ली इंग्लिश को टर्म को कॉइन किया, तो उन्होंने जो अपने खुद की जो फर्स्ट लेटर था उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, कि यानी ब्राइट सनलाइट वर्किंग, जबकि नाइट अंधेरा, गलत काम जहाँ होते हैं, जहाँ डर लगता है, जिस रात को जहाँ पर मतलब नाइट का हम इंतजार करते हैं कि खत्म हो, डे आए सवेरा आए, डे पॉजिटिविटी को दिखाता है जबकि नाइट नेगेटिविटी को दिखाती है। तो जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे उनका कहना था कि आपने इस तरह की जो बाइनरी टर्म्स बनाई है, पेयर्स बनाए हैं, उसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वर्ड है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। जैसे वाइट पॉजिटिविटी को दिखाते हैं, हम पीस को दिखाते हैं, ब्लैक हम इल पावर्स को दिखाते हैं और गलत काम को दिखाते हैं, गॉड सुपर पावर, मैन कॉमन मैन। तो अकॉर्डिंग टू हिम इक्वल पावर शुड गिवन टू एवरी पेयर और एवरी वन इन पेयर्स। तो इसीलिए इनका कहना था कि जैसे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट ऐसा कुछ नहीं होता, सब इक्वल से, ठीक है गाइस। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी डिनाई किया जो कि स्ट्रक्चरलिज्म का था, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने बाइनरी ऑपोजिशन के कॉन्सेप्ट को भी डिनाई किया। अब जेकब डेरिडा की जो कुछ फेमस वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं बता देती हूँ। ही डेवलप द फिलोसफी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, वाइल डेवलप थ्रो, ये सब आपने पढ़ा हुआ है इसे। और हिज नोटेबल आइडियाज या फिर इनकी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है गाइस, जैसे कि डिकंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा हु सपोर्ट डिकंस्ट्रक्शन, और जेकब डेरिडा सपोर्ट विच टर्म, या फिर विच टर्म ही कॉइन्ड, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तरफ आ जाएगा जेकब डेरिडा, दूसरी तरफ आ जाएगा डिकंस्ट्रक्शन, तो आपको मैचअप्स में करना है। फर्डिनेंड द श्योर और साइन सिग्निफायर आ जाएगा, इस तरह से मैचअप्स करने होते हैं। ये गाइस क्रोनोलॉजी में भी आते हैं, अभी क्रोनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आए हैं तो आपको वो भी कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा गाइस उन्होंने डिफरेंस, मैंने डिफरेंस कवर करवा दिया। इसके अलावा इन्होंने फेलो गाइनोसाइंट्रिज्म, मतलब फेनो गाइनोसाइंट्रिज्म होता है कि जेंडर ट्रबल, मतलब इन्होंने मेल सुपर पावर, मेल जेंडर को ज़्यादा पावर प्रोवाइड की है, फीमेल पावर को कम दी है। देन फ्री प्ले, तो फ्री प्ले ऑफ लैंग्वेज, फ्री प्ले ऑफ वर्ड्स, मीनिंग्स इन अ लैंग्वेज की फ्री ओपन इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। देन आर्क राइटिंग, आर्क राइटिंग यानी कि हमने एंशियंट जो भी लिखते पढ़ते आए उसी को मानना, उसी को समझना, उसमें कुछ नए वर्ड्स को ऐड नहीं करना, ठीक है। देन इन्होंने हेला फिजिको प्रेजेंस और गाइस हॉन्टोलॉजी, इन्वेजिनेशन, ये सब टर्म्स को इनकी है, ठीक है। अब देखो डिकंस्ट्रक्शन के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि लैंग्वेज इज मच मोर स्लिपरी एंड एम्बिगुअस देन वी रियलाइज। सही बात है, क्योंकि हर किसी के लिए अपना अलग अलग मीनिंग होता है कहने का। आप जो कह रहे हैं हो सकता है सामने वाला कुछ और समझ रहा हो, क्योंकि बात करने की टोन से ही मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज इज मच मोर स्लिपरी एंड एम्बिगुअस रादर देन फिक्स्ड, सो ह्यूमन utterance are never simple and clear. So for deconstruction, language does not consist of the union of signifier and signified. It creates a chain of signifiers. Okay. तो for structuralism होता है signifier plus signified, ये बहुत important है। तो स्ट्रक्चरलिज्म का कि सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, साइन बनाते हैं। तो लीफ, लीफ क्या है, लीफ एक सिग्निफायर है, और जो आपको पत्ती दिख रही है माइंड में जो इमेज बन रही है वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और डिकंस्ट्रक्शन वाले या फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो क्या कहते हैं गाइस, सिग्निफायर दूसरे सिग्निफायर पे जंप करता है रादर देन सिग्निफाइड, ठीक है। तो लीफ है, तो लीफ से हम हर तरह की लीव्स, पेड़ पौधों में जो लीव्स होती हैं उस तरह से हमारे माइंड में आ जाता है कि लीफ, अच्छा ग्रीनरी की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है। इस तरह से हम नेक्स्ट सिग्निफायर पे जंप करते हैं, ठीक है। नाउ डेरिडा रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन,
और डिकंस्ट्रक्शन लैंग्वेज इज डायनेमिक, एम्बिगुअस एंड अनस्टेबल। ठीक है, लैंग्वेज डायनेमिक है, चेंज करते रहते हैं वर्ड्स को, नए नए वर्ड्स ऐड होते जाते हैं, एक्सेप्ट होते जाते हैं हमारी लैंग्वेज में। एम्बिगुअस है, कभी कभी हम बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स को यूज करते हैं, अनस्टेबल वर्ड्स को यूज करते हैं। नाउ Derrida talks about one center gets repeatedly by others। जैसे सिग्निफायर, पहले एक सिग्निफायर सेंटर में था, फिर नेक्स्ट सिग्निफायर आ गया, फिर नेक्स्ट आ गया, तो ऐसे सेंटर भी रिप्लेस होता रहता है। अकॉर्डिंग टू हिम देर इज नो एंड, नो सिग्निफायर, नो signified, no center, no margin, no totality, and signifier lends to another signifier only. Structure, sign, and play is the guy's famous essay of is Jacques Derrida's, which published in 1966। उसमें उन्होंने फ्री प्ले और फोनोसेंट्रिसिज्म को बोला है। फोनोसेंट्रिसिज्म गाइस का मतलब ये होता है कि वो लोग जो इस बात को मानते हैं कि स्पीकिंग इज मच मोर सुपीरियर देन राइटिंग, लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में जैसे कि टेरिजा, उन्होंने इसे कॉन्ट्रोडिक्ट किया है, इसे रिजेक्ट किया है। डिफरेंस का मैंने करा ही दिया। अब देखो मेटाफिजिक्स ऑफ एब्सेंस, जैसे ये कहते हैं कि CAT और BAT, तो बैट और स्केट में क्या डिफरेंस है? इनिशियल जो लेटर है उसी का तो डिफरेंस है। तो इनका मतलब है कि CBH ये ऐसे हैं कि ये सेंटर में आते हैं, इनकी वजह से पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर ये एब्सेंस हो जाए तो मतलब ही बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए बेट, बेट के आगे अगर आप कुछ और लगा देते हैं हेड, तो H लगा देते हैं, तो बी की जगह H लगा देते हैं, तो पूरा मतलब से बदल गया। बेट से होता है कि खेलने का बेट, और हेड होता है जो पहनने की टोपी होती है। तो गाइस इन्हें हम लोगो सेंट्रिसिज्म भी कहते हैं। मतलब लोगो सेंट्रिसिज्म जो मेन वर्ड्स होते हैं, जो सेंटर में जो वर्ड्स आते हैं, जिनकी वजह से वो अपना एग्जिस्टेंस होल्ड करके रखते हैं वर्ड्स। ठीक है, देखो गाइस मैं जो भी बता रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ये थोड़े लंबे हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको समझ अच्छे से आए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी 5-10 मिनट का अगर वीडियो बना दूंगी तो मैं पूरी टॉपिक्स को, पूरी जो एक एक कॉन्सेप्ट है मैं कवर नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है मुझे अच्छे से ही पढ़ानी चाहिए अगर इसको आपको समझने है तो। Now, logocentrism, this term is used to decreate the assumption and the quest for center. There is no center. डेरिजन का सेंटर कुछ नहीं होता है, क्योंकि जंप करता रहता है कॉन्टिन्यूसली। जैसे लीफ की बात की तो लीफ पहले सेंटर में था, फिर लीफ की बात करते थे हम लोगों को नेचर की, मदर नेचर की समझ में आ गई, तो फिर सेंटर हमारा क्या बन गया? मदर नेचर। मदर नेचर में हमें रिवर आ गई पता, हमें जैसे लैंडस्लाइड से, लैंड से, रॉक से, बिल्डिंग से, एयर है, वाटर, सब कुछ आ गया, तो हमारा सेंटर बदलता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कोई सेंटर होता ही नहीं है। ठीक है, कोर एंड ट्रूथ सिंबल ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो जेकब डेरिडा ने बहुत ही फेमस टर्म का अपोरिया कॉइन की थी। ये क्वेश्चन आता है, हु कॉइन्ड द टर्म अपोरिया और हु यूज द टर्म अपोरिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ पजलमेंट, अपोरिया का मतलब होता है कि जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। और डेडलॉक ऑफ मीनिंग, हम कंफ्यूजन में होते हैं हम करें ना करें। जैसे गए एक फेमस सॉलिलोकी है हेमलेट की, टू बी और नॉट टू बी, तो कि मैं करूं या ना करूं, मैं अपने अंकल को मारूं या ना मारूं। तो जो कंफ्यूजन कंडीशन होती है, हम बार बार रिपीटेडली सोचते रहते हैं बट कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते, तो बोलते हैं अपोरिया। ठीक है, अब इनके गाइस इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनसे भी क्वेश्चन आता है। अब जैसे कि आप लोग बाबा बोलते हैं मैम क्रोनोलॉजी करवाइए, तो क्रोनोलॉजी यही है, किसी पर्टिकुलर राइटर को उठा के वो आपको क्वेश्चन दे देंगे कि तो क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए, या फिर आपको अरेंज कीजिए, या फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्क्स उनके हैं उनके नहीं है। ठीक है, तो जैसे गाइस सबसे पहले है स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले, ये 1966 में आया था। फिर स्पीच एंड फेनोमेना 1967 में, फिर ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967 में, देन राइटिंग एंड डिफरेंस 1967 में। तो गाइस 1967 में के 3 वर्क्स आए हैं, तो हो सकता है ईयर पूछ ले आपको, तो ध्यान रखना है आपको। देन गाइस एंड मार्जिन ऑफ फिलोसफी 1972 में। हम बात कर रहे हैं बना कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिडा की, तो लोगो सेंट्रिसिज्म है ना, आर्क राइटिंग, और लैंग एंड पैरोल सजूर का है। ठीक है, तो आर्क राइटिंग, फोनोसेंट्रिसिज्म, ये डिफरेंस, मेटाफिजिक्स, और एक बाइनरी ऑपोजिशन, तो इन्होंने देखो सिग्निफायर प्लस सिग्निफायर का कॉन्सेप्ट दिया है।
डिकंस्ट्रक्शन सबसे मेन है इनका, आर्क राइटिंग है, डिफरेंस है, मेटाफिजिक्स और प्रेजेंस है। तो ये सब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं आर्क राइटिंग की। आर्क राइटिंग क्या होती है? स्पीच एंड राइटिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इक्वल इन पावर। तो मैंने जैसे पहले ही बोला कि है ना, पहले जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो स्पीच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन उन्होंने कहा आर्क राइटिंग में क्या होता है कि हम जो पढ़ते आए हैं वो भी तो कितना इंपॉर्टेंट है, उसी से तो आज हम लैंग्वेज समझ रहे हैं। अगर हमने वो ना पढ़ा होता तो आज हम लैंग्वेज कैसे समझते? तो राइटिंग लिखी हुई थी तभी तो आज तक हम पढ़ पाए, क्योंकि बोला हुआ तो किसको ध्यान देता है? जो बोला हुआ है वो मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी जो सिर्फ बोल के ओरल कॉन्सेप्ट हैं, वो अगर हमने रिटर्न नहीं किए तो हम भूल जाते हैं, और आगे तक हम उन्हें पास ऑन भी नहीं कर सकते। बट राइटिंग ही तो एक ऐसी चीज़ है जो पास ऑन होती है। तो उन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दी है राइटिंग को और स्पीच को। तो आई होप भाई जेकब जडेजा से रिलेटेड जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर से रिलेटेड मैंने जो ये पूरा वीडियो बनाया आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको अच्छे से समझा सकूं, आपका हर कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन क्लियर हो जाए इससे। तो अगर आपको कहीं से अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे चैनल को कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अभी अगर आपको नहीं किया है आपने। आज के सेशन में इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।